हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अथर में। और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। कौन से चैप्टर से? ह्यूमन आई चैप्टर से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। डायरेक्ट हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम इंटेक्स से लिया हमने पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज मीन बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखो भाई, पावर ऑफ अकोमोडेशन हमने डिस्कस किया था क्लास में। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? लेंस, हमारे जो आई लेंस होता है ना, उसकी एबिलिटी कि वो अपनी फोकल लेंथ को कितना चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो दूर रखा है कहीं पर, तो जो लाइट आएगी उसके लिए हमें कम फोकल लेंथ चाहिए, तो वो अपने थिकनेस को कम ही रखेगा, यहाँ पर इमेज बना देगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट पास आ जाए तो उसको अपनी थिकनेस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, या फिर कहो कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा इमेज को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो लेंस की पावर होती है ना अपनी फोकल लेंथ चेंज करने की, यहाँ पे फोकल लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे फोकल लेंथ कम कर ली उसने, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है व्हेन द, अब यहाँ पे पूरी डिटेल हम बताएंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। शुरू में लिखा है कि जो सिलेरी मसल्स हमारी रिलैक्स रहती हैं तो हमारा जो लेंस है वो थिन रहता है, ये वाला केस में। द फोकल लेंथ इंक्रीज, और आपकी फोकल लेंथ क्या होती है भाई? ज़्यादा होती है। एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर क्लियरली विजिबल टू द आई, जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं भाई वो आसानी से हमें दिख सकते हैं। टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग द आई लेंस थिकर। अब ये जो हमारी सिलेरी मसल्स होती हैं ऊपर लगी होती हैं, इसको क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कि इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी बढ़ जाए, या और थिकनेस बढ़ने से क्या होता है भाई? फोकल लेंथ घट जाती है। दस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेज एंड द नियर बाय ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू द आई। हैज द ह्यूमन आई लेंस इज एबल टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू व्यू। इसकी वजह से हमारा जो आई लेंस होता है वो फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है दूर और पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। इंटेक्स का ही क्वेश्चन लिया है हमने। लिखा पर्सन विद अ मायोपिक आई। क्या होता है भाई मायोपिक आई? यानी जहां पर ऑब्जेक्ट जो दूर रखा है ऑब्जेक्ट वो आप किसी एक पर्सन को विजिबल नहीं होता है। आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर। अब 1.2 मीटर से दूर वाला ऑब्जेक्ट जो है वो देख नहीं सकता। मान लो भाई यहाँ तक देख सकता है वो। ठीक है, अब इससे जो दूर रखा है इसका मतलब वो इन्फानाइट पर रखा है, एक तरीके से उसको इन्फानाइट मान लो आप, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता। कहने का मतलब वो इन्फानाइट पर जो ऑब्जेक्ट रखे हैं उसको देख नहीं सकता है। फिर कहा है व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। अब आपको बताना है भाई मायोपिक हम देख चुके हैं भाई, जो मायोपिया होता है हमारे पास ह्यूमन आई में डिफेक्ट होता है, उसको करेक्ट करने का तरीका क्या होता है हमारे पास? हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर सेकंड पार्ट में डायग्राम बनाया है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है? जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसको थोड़ा पास ही दिखा देता है, वो उसको वर्चुअली उसको लगता है भाई पास रखा है और पास का उसको दिख जाएगा, और जो इमेज है वो आपकी एग्जैक्टली रेटिना पर बन जाएगी। और अगर इन्फानेट पर आती है तो मायोपिक के केस में क्या होता है भाई? जो इमेज है वो पहले ही बन जाती है, यहाँ पर बन गई इसलिए इसको दिख नहीं रहा है। तो हमने क्या किया? इसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस लगा दिया। ठीक है भाई, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। कहा है व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। भाई आप ये हमने डिस्कस भी किया था पहले भी क्लास के दौरान भी। मान लो ये आपकी ह्यूमन आई है, और ये कैसी बन गई है, थोड़ा सही बना देते हैं। मान लो भाई ये आपकी ह्यूमन आई है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि कम से कम डिस्टेंस जो कंफर्टेबल ह्यूमन आई हो वो कितना होता है? हमने पढ़ रखा है भाई कितना होता है। जो कम से कम नॉर्मल विजन कितना होता है हमारा? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और मैक्सिमम कितना देख सकते हैं भाई? तो जो हमारी ह्यूमन आई है वो कंफर्टेबली इन्फानाइट तक देख सकती है। ठीक है, तो इन्फानाइट से 25 सेंटीमीटर तक बिना किसी एडजस्टमेंट के ही हमारी ह्यूमन आई दे सकती है। पर अगर 25 से चीज़ें पास आ जाती है तो उसको लेंस को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, सिलेरी मसल्स को। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई विच कैन बी सीन डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। बिना किसी दिक्कत के जो हम देख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ह्यूमन आई। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। भाई 25 सेंटीमीटर जो होता है उसमें बिल्कुल कंफर्टेबली हमारी आई को दिख जाता है बिना किसी स्ट्रेन के। द फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट
क्लियरली। द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी। भाई दूर तक कितना देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे इन टेक्स्ट के। उसके बाद 4th क्वेश्चन भी देख लेते हैं, हमें क्या दिया है। अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट वुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। भाई देखो, ब्लैक बोर्ड जो है हमारा 25 सेंटीमीटर से पहले तो नहीं होता है, वो बहुत दूर होता है। तो कंपेरेटिवली यहाँ पर मान लो कोई एक पर्सन है, ये क्या बन गया भाई, ठीक है। अब वो यहाँ पर कहीं पर ब्लैक बोर्ड होगा, है ना, तो इसके लिए जो लाइट आएंगे वो पैरेलल आएंगे। इसका मतलब ये कहाँ रखा है, इसके हिसाब से इन्फिनिटी पर, यानी दूर का उसको नहीं दिखता है। तो भाई जिसको दूर का नहीं दिखता है उसको कौन सी क्या बोलते हैं, कौन सी ह्यूमन डिफेक्ट होता है, ह्यूमन आई डिफेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, और उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस से। बार बार वही क्वेश्चन से, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इन क्वेश्चन में। ठीक है भाई, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। आंसर में लिखा है स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, इट शोज दैट ही इज अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी दूर की चीज़ें उनको देख नहीं पा रहा है वो। ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, इसका मतलब उसके पास जो डिफेक्ट है वो मायोपिया है। और इस डिफेक्ट को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस लगाकर। ये हमने ऊपर पढ़ भी लिया था। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये इंटेक्स के क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। उसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, एक एक करके इनको भी कर लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहा है हमें, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू। भाई हमने बार बार हम पढ़ चुके हैं इसको, फोकल लेंथ का एडजस्ट करना ही हमारा क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पहला क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है भाई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट, कहाँ पर बनती है भाई इमेज, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, रेटिना पर बनती है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की नीड भी नहीं है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट, भाई ये भी हमने पढ़ लिया, 25 सेंटीमीटर होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ द। अब जो आपकी फोकल लेंथ में चेंज कराता कौन है, ठीक है, ये जो एबिलिटी है इसको हम पावर ऑफ अकोमोडेशन करते हैं। पर हमारी जो लेंस की शेप को चेंज कौन कराता है, मान लो भाई ये यहाँ पर थिनर है और ये कुछ देर बाद ऐसे थिकर हो गया, तो जो ऊपर हमारी मसल्स लगी रहती है, ठीक है भाई, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स का ही काम एक्चुअली में होता है लेंस की थिकनेस को कम ज़्यादा करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिलेरी मसल्स। ठीक है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय, कौन करता है, किसकी वजह से इसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो सकती है, तो कौन करता है, वो सिलेरी मसल्स करती है। तो इसका आंसर हमारा सिलेरी मसल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या लिखा है, पर्सन नीड अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टिंक्ट विजन। दूर का उसको जो विजन है वो सही दिखे, उसके लिए उसको कितनी पावर चाहिए, -5.5 डायोप्टर्स की एक लेंस चाहिए, इतने पावर का। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड अ लेंस ऑफ पावर, अब पास का भी उसको प्रॉब्लम है और पास के लेंस की पावर उसको कितनी चाहिए, 1.5 डायोप्टर। आगे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग। अब डिस्टिंक्ट विजन और नियर विजन, अब आपको बताना क्या है भाई, फोकल लेंथ बतानी है। ये तो हमारा न्यूमेरिकल है, चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पहला केस जो है डिस्टेंट विजन वाला, यानी कि जब दूर की चीज़ें उसको नहीं दिखाई दे रही है तो उसको करेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो इस केस में हमें जो पावर दी है, पावर का फॉर्मूला है -5.5 डायोप्टर। ठीक है भाई, और हमें फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P=1/f और F=1/p। तो F=1/p की वैल्यू कितनी है, -5.5, पॉइंट हटाओगे 0 जाएगा ऊपर, तो भाई F कितना आ जाएगा, इसको 5 से कट करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 11 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/11। अब इसको जब हम कट करते हैं भाई, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 2 11 से करना है, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 1 टाइम्स जाएगा 11, कितना आएगा 9, तो 0 बढ़ेगा तो 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 88 आ जाएगा,
फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 0 बढ़ाओगे तो वापस से 1 चले जाएगा, यानी जो हमारी फोकल लेंथ है कितनी आ जाएगी 0.181 मीटर में आएगी। ठीक है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 0.181 इंटू 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 18.1 सेंटीमीटर। तो भाई अच्छा है, ये माइनस में है वैल्यू, सभी माइनस में, माइनस माइनस माइनस। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी भाई हमारी F इक्वल टू -18.1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब सेकंड पार्ट भी बचा है इसका, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें नियर विजन के लिए देखना है। ठीक है भाई, तो पावर कितनी दी है नियर विजन के केस में, हमें दी है 1.5 पॉजिटिव। तो वही F का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/P। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, P इक्वल टू 1/F से आया है। ठीक है भाई, तो F इक्वल टू 1/1.5, पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा, तो फिर 5 से इसको कट करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो F इक्वल टू 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.66 मीटर में आ जाएगा। तो F इक्वल टू 0.667 मीटर, और जब हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.667 की मल्टीप्लिकेशन 100 में करेंगे तो फाइनली F इक्वल टू कितना आ जाएगा 66.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो एक हमारे पास फोकल लेंथ है -18.1 सेंटीमीटर और दूसरी फोकल लेंथ हमारे पास 66.7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर हम बढ़े, देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो क्वेश्चन छोटा सा है पर ये बहुत चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी इसको क्वेश्चन को करने के लिए। कहा है क्वेश्चन में द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, यानी कि भाई उस एक कोई पर्सन है, उसको मायोपिया की प्रॉब्लम है पर वो 80 सेंटीमीटर तक तो देख सकता है। फिर पूछा है व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। ठीक है भाई, तो अब इसका डायग्राम बनाकर देख लेते हैं पहले क्या क्या कंडीशन हमारे पास है अभी। ठीक है भाई, मान लेते हैं हमारे पास ये ह्यूमन आई है, क्या बन रहा है ये। ठीक है भाई, और ये यहाँ पर लेंस है। ठीक है, अब अगर रे ऑफ लाइट आपकी पैरेलल आएंगी, ठीक है भाई, तो ये मायोपिया है तो ये इसको यहीं पर पास में ही बना देगा इमेज। ठीक है, पर हमें कहा है कि इसको कितना आसानी से कितना विजिबल है, इसको अगर आप ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर दूर हो तो इसको आसानी होगी दिखने में। इसका मतलब ये जो इमेज बनेगी रेटिना पर बनेगी। ठीक है भाई, तो हमें बताना है कि हम कौन सा लेंस लगाएं। ध्यान देना, क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस। आपको लेंस के बारे में बताना है कि जो लेंस है उसकी कितनी पावर होनी चाहिए और ये जो प्रॉब्लम है ये मतलब सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, अब देखो लॉजिक देखो, अभी आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिनली ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, आपका इन्फिनिट पर रखा है, वहाँ से पैरेलल रेज आ रही है। हमें इस आई को क्या बताना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर हमें ये पता है मायोपिक जो मायोपिया होता है उसमें करेक्टिव लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव होता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब लॉजिक देखो, लॉजिक समझो कि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है जो इन्फिनिट पर रखा है और इसकी इमेज यहाँ बनेगी। जब हम देखें भाई पैरेलल रे आएंगी, यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएंगी, इसको वापस मिलाएंगे तो फोकस पर बन जाएगी। यहाँ से पैरेलल रे आएगी, ये डिफ्लेक्ट करेगा, इसको वापस मिलाएंगे तो यहाँ पर फोकस पर बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो इमेज बनी है ना, और हमारा जो आई लेंस है, अब ये आई लेंस के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाली जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो यही तो कहा है क्वेश्चन में कि कहाँ पर देख सकता है, 80 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो अगर इस ह्यूमन आई के लिए ये जो इमेज है ये यहाँ पर 80 सेंटीमीटर दूर बन जाए तो यही इसको ऑब्जेक्ट दिखेगा और ये इसकी इमेज कहाँ बनाएगा, रेटिना पर बनाएगा। ये लॉजिक है इसका।
ठीक है। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ समझाने की आपको कि जो हमने लेंस लिया है इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फानाइट पर। इसने इमेज कहाँ बनाई है, यहाँ पर। तो इमेज हम इसकी कहाँ पर बनवाएं कि इसको, इस लेंस को आसानी से दिख जाए, तो वो कहाँ पर बनेगी, 80 सेंटीमीटर। तो इस लेंस ने इमेज जो बनाई है 80 सेंटीमीटर बनाई है। तो जो इसकी इमेज है, अब ये अंदर वाले जो आई लेंस होता है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा और इसकी इमेज जो आई लेंस है वो यहाँ पर बनाएगा रेटिना पर। समझ में आई बात। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने आपको चीज़ें बताई। देखो भाई, अब आपको पावर बतानी है P की वैल्यू, तो कहीं ना कहीं से आपको F की वैल्यू चाहिए P की बताने के लिए, ठीक है। तो F की वैल्यू कैसे आएगी, अब हम लेंस की बात कर रहे हैं। लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फानाइट पर, यानी U की वैल्यू कितनी है, इन्फानाइट। माइनस क्यों है, क्योंकि पहले रखी है। और इस लेंस ने इमेज कहाँ पर बनाई है भाई, हमें दिया गया है कि 80 सेंटीमीटर तक दिख सकता है। यानी अगर ये वाला लेंस 80 सेंटीमीटर दूर अपनी इमेज बना ले तो ये इमेज जो ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये इसको दिख जाएगी आसानी से, ठीक है। तो इस लेंस ने इमेज कहाँ बनाई है, 80 सेंटीमीटर, यानी V की वैल्यू इस लेंस के लिए -80 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसलिए ये सब चीज़ बतानी पड़ी कि लेंस के लिए जो इमेज होती है ना, वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। और हमें पता है इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 80 सेंटीमीटर दूर तक देख सकता है ये। समझ में आई बात। चलो भाई, तो अब हमारे पास U भी है और V भी है, F निकाल लेते हैं। तो बाय यूजिंग लेंस फार्मूला 1/V - 1/U = 1/F आ जाएगा। 1/V, V की वैल्यू कितनी है, -80 -1/U, U की वैल्यू कितनी है भाई, -∞ = 1/F हो जाएगा। अब 1/∞ क्या होता है, 0, तो 1/F = कितना आ जाएगा, 1/-80 आ जाएगा। तो F = कितना आ जाएगा हमारे पास, -80 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ में आई बात। तो जो हमारे पास जो हमारे पास फोकल लेंथ है 80 सेंटीमीटर आ गई है। पर हमें क्वेश्चन में पावर कहाँ है, तो पावर निकालने के लिए सबसे पहले हम फोकल लेंथ को किस में चेंज करेंगे भाई, मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर मीटर में आएगा, 0 से 0, तो F = 0 -0.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है। अब पावर निकालनी है भाई, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/F होता है। तो P = 1/- 0.8 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगी यहाँ पर। तो फिर कैलकुलेट करेंगे, P = ये 1 टाइम्स जाएगा, देन 2 टाइम्स, देन 5 टाइम्स, और ये वैल्यू माइनस में है। ठीक है। तो पावर कितनी आ जाएगी, 1.25 डायोप्टर। ठीक है। तो ये चीज़ आ गई है। और क्या निकालना था क्वेश्चन, बस यही निकालना था। ठीक है भाई, समझ में आया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, इसको एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन को पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल भी है। वैसे तो इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर. What is the power of lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर. ठीक है भाई, यानी इसको 25 सेंटीमीटर तक का दिख सकता है। ठीक है, नहीं, हाँ, ये कहा है कि जो उसका द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, यानी जो आपका जो भी जिस पर्सन को भी ये डिफेक्ट है उसको कहाँ तक का दिख सकता है, 1 मीटर तक का दिख सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो डायग्राम ही बनाना है, कैलकुलेशन अभी करेंगे। क्या कहा है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट फेसेस डिफिकल्टी इन सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट। भाई वो दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकता है, पर जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको देखने में प्रॉब्लम होती है उसको। और वो कहाँ तक देख सकता है, 1 मीटर तक देख सकता है। उसके बाद उसके जो पास आ जाएंगे ना, 1 मीटर से कम होंगे, उनको नहीं देख सकता। इट हैपन्स बिकॉज द आई लेंस फोकस्ड द इनकमिंग डाइवर्जेंट रे बियॉन्ड द रेटिना। अब उसकी जो इमेज है वो पीछे बननी शुरू हो जाती है हाइपरमेट्रोपिया के केस में। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से हम हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर कन्वर्ज द इनकमिंग लाइट इन सच अ वे दैट द इमेज इज फाउंड ऑन द रेटिना। भाई जो हमारा लेंस है वो क्या करेगा, जो लाइट रे आ रही है उनको अपने हिसाब से बेंड करके इमेज कहाँ पर बना देगा, रेटिना पर। ठीक है। और ये रहा आपका डायग्राम।
अगर ऑब्जेक्ट आपका पास में आ गया, ठीक है भाई, तो हमने लेंस लगाया, अगर ये लेंस ना होता तो इमेज ऐसे जाती और यहाँ पर बनती, यहाँ जाती और यहाँ पर बनती, यहाँ पे बनती, पर हमने लेंस लगा दिया, अब इसने लाइट को यहाँ पे बेंड कर दिया इस जगह और यहाँ पे बेंड कर दिया। अब जो आपकी इमेज है वो कहाँ पर बन रही है, रेटिना पर बन रही है, ठीक है। तो अब इसको ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है लॉजिकली, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा यहाँ है, पर इस लेंस की वजह से अब इस लेंस के लिए इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो ये हो गया, ठीक है। पर इस वाले लेंस के लिए क्या है, इमेज है, और इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। तो अब हम क्वेश्चन में आगे भी पूछा है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द, ठीक है। तो आपको पावर बतानी है कि जो लेंस है इसकी पावर कितनी होगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और इसके लिए ये इमेज है, समझ में आ गई बात। पर इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, यानी इस वाले लेंस की जो इमेज है इस वाले लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करती है। अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी तभी तो इमेज बन रही है यहाँ पर ये, ठीक है। तो वापस से हम वैल्यूज़ को एक बार रख देते हैं। लेंस के लिए ये जो वैल्यू है ये ऑब्जेक्ट की है, यानी यू की वैल्यू है, ठीक है भाई। यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये वाली जो लेंस के लिए है ये इसने इमेज बनाई है, इमेज का मतलब ये माइनस ये v की वैल्यू, और v की वैल्यू कितनी है, -1 मीटर। तो v इक्वल टू -1 मीटर को हम करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब फोकल लेंथ निकाल लिया भाई, ठीक है, वैल्यूज़ दी है। अब फॉर्मूला लगाकर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बाय यूजिंग द लेंस फार्मूला वी हैव 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f 1/v, v की वैल्यू कितनी है, -100 माइनस u की वैल्यू कितनी है 25 इक्वल टू 1/f आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/100 प्लस 1/25 इक्वल टू 1/f, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ करेंगे क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा -25 प्लस 100 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला एलसीएम ले लिया हमने एक तरीके से 1/f। ऊपर कितना बचेगा भाई, 75/100 इंटू 25 इक्वल टू 1/f। 25 से 75 कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/100 इक्वल टू 1/f। और अगर हम f निकालें तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100/3। इसको कट करेंगे तो f इक्वल टू 33.33 सेंटीमीटर। पर इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भाई क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.33 मीटर। फोकल लेंथ हमारी 0.33 मीटर आ जाएगी। अब हमें निकालनी पावर है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो ये आ जाएगा p इक्वल टू 1/f यानी 1/0.33, पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स। तो p इज इक्वल टू 3 डायोप्टर। पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 डायोप्टर, ठीक है भाई। क्वेश्चन में यही तो पूछा है हमारे से, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, ठीक है। अब हमारी जो डिफेक्ट है, यानी जो अब आपका इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखा है और यहाँ से इसको दिख सकता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तक का 1 मीटर तक का इसको दिख सकता है। अब ये पास वाले ऑब्जेक्ट को हमने दूर रख दिया इसके लिए, ठीक है। तो इसने इमेज यहाँ पर बना ली, तो जो डिफेक्ट है वो करेक्ट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर भी आप मुझे पूछ लेना। इस क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6, ये समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आते तो मैं अलग से एक और वीडियो बना के आपको वापस से अपलोड कर दूंगा, तो मुझे आप बता देना अगर डाउट हो आपको, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें क्या कहा है, व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। अगर आप किसी ह्यूमन आई से एक ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, दूर ले जा रहे हो, तो आपको बताना है भाई हमारी आई के अंदर होगा क्या। अगर पास रखा है तो भाई उसने इमेज मान लो यहाँ पर बना रखी है। अब दूर रखा है तो इमेज को उसको वहीं बनाना पड़ेगा देखने के लिए। तो इमेज कब बन सकती है, अब हमारी आई तो चेंज नहीं हो सकती, आई के अंदर जो लेंस है, लेंस अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, ठीक है भाई। तो लॉजिकली हमारी जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ चेंज करता है और उनको फोकल लेंथ चेंज कौन कराता है, सिलेरी मसल्स चेंज कराती है। तो एक बार देख लेते हैं आंसर में क्या दिया है, सिंस द साइज ऑफ आई कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द इमेज ऑफ डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट।
इमेज जो है आपकी रेटिना पर ही बननी चाहिए, ठीक है भाई। ये अगर ह्यूमन आई है तो जो आपकी जो इमेज है वो रेटिना पर बनेगी, तो इमेज की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती, तो फोकल लेंथ ही चेंज होनी होती है। व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट from the eye, the image distance in the eye does not change. The increase in the object distance is compensated by the change in the focal length of the eye lens. यानी इसकी वजह से क्या होता है भाई, focal length में change आता है। The focal length of eye changes in such a way that the image is always found at the retina of the eye. ठीक है भाई। तो भाई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कुछ ऐसे चेंज होगी कि वो इमेज जो है हमेशा रेटिना पर बने, क्योंकि हमारी इमेज की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि उसको रेटिना पर इमेज बनानी है, तो इसलिए हमारी फोकल लेंथ चेंज होती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, वाई डू स्टार ट्विंकल। भाई ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं एक बार समझा देता हूँ, और इसकी थ्योरी जो है यहाँ पर लिखी हुई है। होता क्या है भाई, ये हमारा मान लो ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर स्टार है, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है मान लो। अब यहाँ पर होता क्या है, हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है, तो जब स्टार से लाइट आएगी तो कभी तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, सीधी चली जाएगी, पर वो कभी रिफ्रैक्ट होके इधर चली जाएगी, फिर कभी सीधी जाएगी, फिर कभी रिफ्रैक्ट होके इधर जाएगी, तो कभी इस पर्सन को स्टार दिखेगा और कभी नहीं दिखेगा, तो इसलिए ट्विंकलिंग की तरह इफेक्ट दिखेगा इसको, कि भाई एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए दिखा और एक सेकंड के लिए नहीं दिखा। जब नहीं दिखता एक्चुअली में हमारा एटमॉस्फेयर क्या कर देता है, उसकी लाइट को बेंड कर देता है, ठीक है। और बाकी थ्योरी लिखिए, इसको पढ़ लेना और अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। आपको बताना है भाई प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। ये तो आप आंसर अपने आप से भी कर सकते हो, और एक बार मैं पढ़ देता हूँ भाई क्या लिखा है। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे अपेयर लार्जर इन साइज सच दैट द स्टार्स एज दे आर रिलेटिवली क्लोजर टू द अर्थ, प्लैनेट कैन नॉट कंसिडर as a collection of a large number of point size source of object. The different part of these planets produce either brighter or dimmer effect in such a way that the average brighter and dimmer effect is zero, as the twinkling effect of the planet are nullified and they do not twinkle. ठीक है भाई। अब मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ आपको। मान लो ये अर्थ है, अब यहाँ पर है बहुत बड़ा प्लेनेट। अब स्टार से जो भाई एक ही रे आई थी, मान लो ये स्टार था, उससे तो एक ही रे आई थी, और यहाँ पर कहीं हमारा मान लो कि भाई ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो उससे तो एक ही लाइट आई थी, एक कभी पड़ रही थी और कभी मुड़कर इधर चली जा रही थी। अब जो आपका प्लैनेट है वो एक पॉइंट तो नहीं है, यानी वो एक साथ बहुत सारी रेज निकाल सकता है, मान लो यहाँ से भी इतनी सारी रेज। अब यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, उसको सारी रेज दिखेंगी, हो सकता है उसमें एक दो डिफ्लेक्ट हो जाए, पर जो बाकी रेज है वो तो दिख ही रही है उसको। हो सकता है कि मान लो 50% इधर उधर डाइवर्ट हो जाए, पर अभी 50% दिखे, यानी प्लैनेट तो दिखेगा नहीं। तो फिर जब वो डिफ्रेक्ट हुई थी जो, वो अगली बार दिखेंगी, और जो दिख रही थी वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो कुल मिलाकर प्लैनेट दिखता रहेगा। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि भाई वो एक पॉइंट सोर्स नहीं है, बहुत सारी रेज आती है एक साथ, कुछ ही उसमें डिफ्लेक्ट होती है, कुछ नहीं होती है उसमें डिफ्लेक्ट, ठीक है। तो जो हमारा ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है इसी वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है, वाई डज द सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है मैंने, ये पूरी थ्योरी लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना, मात्र पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर भी आपको। भाई मान लो ये आपकी अर्थ है और यहाँ पर अर्थ का एटमॉस्फेयर है। जब सन आपका ऊपर होगा तो जो आपकी स्कैटरिंग होगी वो ब्लू लाइट की स्कैटरिंग होगी, यहाँ तक ब्लू लाइट स्कैटर कर रही है, और बाद में बाकी सारी रे तो आपकी सीधी आ जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इस केस में क्या होता है, हमें जो सन है पूरा वो येलो कलर का ही दिखता है, एक तरीके से वाइट कलर ही मान लेते हैं हम, यानी सारे कलर आ रहे हैं। इवन जो हमारा आसमान है चारों तरफ का वो हमें ब्लू दिखता है, क्यों, क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर हो रही है, ठीक है। पर जब इवनिंग होती है, सन जब आपका साइड में आ जाता है और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिकर हो जाता है उसके लिए, यानी उसकी विड्थ बढ़ जाती है, फिर जो रे आएंगी सबसे पहले तो ब्लू लाइट स्कैटर होगा। अब जो हमारी क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर की थिकनेस इतनी बढ़ गई है कि जो रेड लाइट हमारी आ रही थी ना, बाकी लाइट, अब उसने भी
रिफ्रैक्ट होना शुरू कर दिया, स्कैटर होना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास तक जो है वो स्कैटर होके रेड कलर की पहुंचती है, रेड कलर की, ठीक है। इसको रेड कलर में ही बना देते हैं। यहाँ पर रेड कलर की स्कैटर होनी शुरू हो गई, ठीक है। और हमारी आंखों तक भी क्या पहुंचती है, सिर्फ रेड कलर ही पहुंचता है एक तरीके से, और सराउंडिंग में भी रेड ही कलर फैला हुआ है। तो अब हमें क्या है, यहाँ पर अगर हम खड़े हैं तो हम देखेंगे, इस साइड देखेंगे, अगर हम इस साइड अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, जो अर्थ, जो सन है वो रेड कलर का ही दिखेगा, क्योंकि अब जो लाइट है कौन सी स्कैटर हो रखी है, रेड। इवन हमारे चारों तरफ का आसमान भी हमें रेड दिखता है, और जो सन है वो भी रेड ही दिखता है हमें, ठीक है भाई। तो ये इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है भाई। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो आप एक बार। और अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन क्या कहा है भाई। लास्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहा है, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। भाई एस्ट्रोनॉट को हमें जो आसमान है वो ब्लू कलर का क्यों नहीं दिखाई देता है। अब जो एस्ट्रोनॉट है भाई, सिंपल भाषा में अगर बताऊं, एस्ट्रोनॉट जो है आपका वो स्पेस में है, और स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो आपको क्या दिखेगा, ब्लैक कलर दिखेगा। क्योंकि हमें जो ब्लू कलर दिखता है आसमान का, वो क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में जब लाइट आती है तो ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है, हम नीचे से देखते हैं तो हमें ब्लू दिखता है, पर आसमान में तो कोई आपका एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है, ठीक है। द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू to an astronaut because there is no atmosphere in the outer space that can scatter sunlight. As the sunlight is not scattered, no scattered light reach the eye of the astronaut and the sky appears black to them. यानी स्कैटर ही कुछ नहीं होगा तो लाइट वहाँ पर आती हुई नहीं दिखेंगे हमें, तो पूरा जो आपका स्काई है, एक्चुअल में स्काई कुछ होता ही नहीं है, वो कैसा दिखेगा, उसको ब्लैक दिखेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है भाई। तो चलिए अब कुछ हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन कैन सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। आपको बताना है किस पावर का लेंस हो कि ये जो डिफेक्ट है ये आपका ओवरकम हो सके या फिर करेक्ट हो सके, ठीक है भाई। तो ये वही है, मान लो ये हमारी ह्यूमन आई है, ये कैसी ह्यूमन आई है, और ये कुछ ऐसे, ये भी गड़बड़ हो गई, ये मान लेते ह्यूमन आई है, अभी लेंस गड़बड़ हो गया भाई, ठीक है। अब अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो तो इसको आसानी से दिख जाएगा, पर अगर इसके पीछे रखा है, यानी जो ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पर रखे हैं वो इसको नहीं दिखेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पर नहीं दिखेगा तो इसको भाई प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले इसको प्रॉब्लम है मायोपिया की, ठीक है। और मायोपिया को हम करेक्ट किस लेंस से करते हैं, कॉनकेव लेंस से। इसी के जैसा एनसीईआरटी का भी एक हमारा क्वेश्चन है। तो भाई अब हमें बताना है कि लेंस की पावर क्या होगी। अब लेंस के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है लेंस के लिए, -इन्फिनिटी पर, और ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनी है भाई, वो 2 मीटर तक देख सकता है, तो हम 2 मीटर पर बना देते हैं इमेजेस की, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है, -2 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 200 सेंटीमीटर। आपको पावर बतानी है, ठीक है भाई। तो पावर इक्वल टू होता है 1/f, तो किसी तरह f निकल जाए। अब देखो हमारे पास u की वैल्यू भी है और हमारे पास v की वैल्यू भी है, तो f निकल जाएगा बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v की वैल्यू कितनी है, -200 माइनस 1/-इन्फिनिटी इक्वल टू 1/f। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, f इक्वल टू कितना आ जाएगा, -200 सेंटीमीटर, ठीक है भाई।
अब हमें पावर निकालनी है, तो पावर निकालने के लिए हमें सेंटीमीटर से वापस से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा -2 मीटर, ठीक है भाई। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, तो 1/-2, तो P विल इक्वल टू -0.5 डायोप्टर, ठीक है भाई। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, -0.5 डायोप्टर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे, यानी उसका पास का जो पॉइंट है वो बहुत दूर चला गया है, यानी उसको दूर का तो दिखाई देता है पर पास का नहीं दिखाई देता। और यही बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड पर तो देख पा रहे हैं, यानी जो रेज पैरेलल आ रही है उनको देख पा रहे हैं, पर नोटबुक जो उसकी पास है, तो पास वाला पॉइंट है उसका दूर चला गया है ना, रिसीडेड अवे, यानी उसका जो पास वाला पॉइंट है वो दूर चला गया है। इनफाइनाइट से उसको चीजें दिख जाती है, पास से चीजें नहीं दिखती है। आगे भी देख लेते हैं वैसे पॉइंट, द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ हिज आई हैज कम क्लोजर, भाई पास तो आया नहीं है, पास आता तो उसको आसानी से दिख जाती। फिर थर्ड दिया है द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज कम क्लोजर, यानी दूर की चीजें जो है वो उसको पास आके दिख रही है, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है पास की तो उसको दिख नहीं रही। द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे, फार पॉइंट भी दूर नहीं हुआ इसका, तो ऑप्शन नंबर इसका हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा है अ प्रिज्म ABC with BC as base is placed in different orientation. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in the figure. In which of the following case, after dispersion, the third color from the top correspond to the color of the sky? भाई ऊपर से तीसरा एक 2 3 ऊपर से तीसरा कलर जो है कलर ऑफ स्काई होना चाहिए। अब क्या मतलब है कलर ऑफ स्काई का, इसका मतलब ब्लूइश कलर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनका रे डायग्राम बनाकर देख लेते हैं एक बार। तो भाई अगर हम इसका रे डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर ऐसे डिफ्रैक्शन होगा और ऐसे होगा। सबसे कम डिफ्लेक्शन किसका होता है, डिस्पर्जन या फिर डेविएशन किसका होता है, रेड का, और यहाँ पर वॉयलेट का। तो ये हो जाएगा विबग्योर, VIBGYOR। तो 1 2 3 नीचे से 3 आ रहा है भाई, ऊपर से नहीं आया है ना। क्वेश्चन में कहा है टॉप कॉरस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द स्काई, यानी ऊपर से जो थर्ड नंबर है, द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप कॉरस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द स्काई, तो यहाँ तो नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर डिफ्रैक्शन ऐसे होगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। सबसे कम डिफ्रैक्शन किसका होता है, रेड का, और इधर किसका होता है, वॉयलेट का। तो VIBGYOR, तो ऊपर से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। अब जो हमारे पास तीसरे नंबर पर है, इस केस में तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है भाई, हमारे पास कलर ऑफ स्काई आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर आप देखो तो भाई इसमें ऐसे जाएगा, ऐसे लाइट जाएगी और ऐसे निकल जाएगी, इधर रेड आएगा, इधर वॉयलेट आएगा। तो यहाँ पे भी नीचे से आएगा 3 पर, इस केस में भी ऐसे जाएगी रेड लाइट, ऐसे जाएगी ऐसे और ऐसे, ऊपर रेड आएगा, नीचे वॉयलेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी नीचे से 3 में आएगा। तो एक ही केस है जिसमें ऊपर से थर्ड नंबर पर ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 द्वारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एट नून, यानी कि दिन के समय, द सन अपीयर्स वाइट एज। आपको बताना है भाई हमें जो सन है वो क्यों वाइट कलर का दिखता है। पहला क्वेश्चन है लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, यानी जो लाइट है वो स्कैटर्ड नहीं होगी, या फिर ऑल द कलर ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, वाइट कलर के सारे कलर ही क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। फिर कहा है ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, अगर ब्लू कलर स्कैटर हो तो हमें ब्लू दिखता, रेड कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, यानी तो फिर हमें रेड दिखता, पर हमें क्या दिखता है, वाइट दिखता है। इसका मतलब हम कहेंगे कि सभी जो कलर हैं लाइट के वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो इसलिए हमें वाइट दिखता है नून के टाइम सन, ठीक है भाई। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक। भाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट, भाई वाटर ड्रॉपलेट से जो डिस्पर्जन होता है वो तो रेनबो बनाता है। फिर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इस केस में ही हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी बहुत सारी लेयर होती है, वहां से आते आते डिफ्लेक्शन हो जाता है, इसी वजह से हमें जो लाइट है वो ट्विंकलिंग करती दिखती है, स्टार्स जो है हमारे, ठीक है।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल, नहीं ऐसा भी नहीं होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय कलर क्लाउड, ऐसा भी नहीं होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं होती है इसमें, वो तो ड्रॉपलेट्स के केस में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, भाई ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो भाई वॉयलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ ऑल अदर कलर बाय द एटमॉस्फेयर, भाई एटमॉस्फेयर जो है ब्लू और वॉयलेट को ही सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, और स्कैटर अगर ब्लू लाइट और वॉयलेट लाइट होगी तो हमें आसमान भी कैसा दिखेगा, इसी कलर का दिखेगा। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, ब्लू लाइट गेट एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, नहीं ये तो नहीं होता है बिल्कुल भी। अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, इसका भी कोई रूल नहीं है। लाइट ऑफ ऑल अदर कलर इज स्कैटर्ड मोर देन द वॉयलेट एंड द ब्लू, अगर भाई और कलर की स्कैटर्ड होती तो बाकी कलर दिखते हैं, वॉयलेट और ब्लू ना दिखता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर, ठीक है भाई। क्वेश्चन में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, भाई कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, प्रोपगेशन ऑफ व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर, ठीक है। पहला क्या है, रेड लाइट मूव्स फास्टर, भाई आपको बताना है जब व्हाइट लाइट हमारी ट्रैवल करती है एटमॉस्फेयर में तो इनमें से क्या चीज़ फॉलो होते हैं रूल। रेड लाइट मूव फास्टर, भाई जो रेड कलर की लाइट है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती है। ब्लू लाइट मूव फास्टर देन ग्रीन लाइट, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हमारी व्हाइट लाइट होती है ना, वो डिस्पर्जन होता है उसका, भाई वो 7 कलर में टूट जाती है। अब ये भी लाइट है और ये कलर भी तो लाइट है, तो लाइट की तो स्पीड चेंज नहीं होती है, ठीक है। इनमें से सभी कलर की जो स्पीड है वो सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जो एक तरीके से रिफ्रैक्शन हुआ तो यहाँ की स्पीड और यहाँ की स्पीड में तो फर्क आएगा, पर जो इंडिविजुअल कलर होंगे उनकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो रेड लाइट मूव फास्टर, भाई हो ही नहीं सकता है कि रेड लाइट फास्टर मूव करे, हाँ बेंड हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, या वेवलेंथ कम या ज़्यादा हो सकती है, उस वजह से तो हम आंसर दे सकते हैं। ब्लू सेकंड ऑप्शन है, ब्लू लाइट मूव फास्टर देन ग्रीन लाइट, इसका भी कोई रूल नहीं है भाई। फिर कहा है ऑल कलर्स ऑफ वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, ये चीज़ तो मैंने अभी बताई है आपको, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका सी। लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ रेड लाइट एंड वॉयलेट लाइट्स का भी कोई रूल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है हमें, द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर, दीज कैन बी इजिली सीन फ्रॉम द डिस्टेंट बिकॉज अमंग ऑल अदर कलर द रेड लाइट। अब खास बात बतानी भाई रेड कलर की क्या खास बात होती है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, इज स्कैटर द मोस्ट बाय द स्मॉग एंड फॉग, भाई अगर ये स्कैटर होता तो ये एक तरीके से खत्म हो जाता है, स्कैटर्ड हो गया, हमें दिखता ही ना रेड कलर दूर से। फिर कहा है नेक्स्ट ऑप्शन में, इज स्कैटर्ड यानी रेड लाइट इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक एंड फॉग, भाई यही ऑप्शन सही होता है, जो रेड लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं हो पाती, इसलिए हमें बहुत दूर से भी वो आसानी से दिख सकती है। सी ऑप्शन क्या है, इज एब्जॉर्ब बाय द मोस्ट ऑफ द, अब हमें एब्जॉर्ब का क्या करना है, क्योंकि टॉल बिल्डिंग पर वो सिग्नल के लिए दी है, अगर सिग्नल ही नहीं दिखेंगे तो फायदा क्या होगा सिग्नल लगाने का, ठीक है। तो इस ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी मूव्स फास्टर इन एयर, ऐसा भी कोई रूल नहीं है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये भी बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, इसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के फैलने की वजह से ही हमें जो सनराइज और सनसेट पर जो सन का कलर है वो रेडिश दिखाई देता है, ठीक है। इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, पानी का कलर जो है वो ब्लूइश क्यों होता है समुद्र में। पहला ऑप्शन है द प्रेजेंस ऑफ एल्गी एंड अदर प्लांट फाउंड इन वाटर, भाई एल्गी जरूरी थोड़ा ही ब्लू कलर की होगी या फिर और कोई प्लांट जो है ब्लू कलर के होंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, भाई यही आंसर सही है, जो हमारा नीचे मान लो वाटर है और ऊपर हमारा स्काई है, स्काई का कलर कैसा है, ब्लू है, तो जब आप इसमें देखोगे तो लाइट जो है एक्चुअली में आपको यहाँ से आती हुई दिखेगी, तो इसका कलर ही आपको पानी में दिखेगा, आपको लगेगा भाई पानी का कलर है ब्लू, ठीक है। तो हमें किसका कलर दिखता है, वो आसमान का ही कलर दिखता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं है इसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय सी ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, व्हेन लाइट रेज एंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर एट द, भाई ये चीज़ मैंने आपको बताई थी जब हमारी ह्यूमन आई का हमने डायग्राम बनाया था लेक्चर में, ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम था, यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर लेंस लगा हुआ था। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कौन करता है, जो आगे वाली लेयर होती है हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, कॉर्निया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये बी, क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस का काम तो बस फोकस पर बनाना होता है, ठीक है। आइरिस का काम क्या होता है, आइरिस तो हमें प्यूपल की साइज को बड़ा छोटा कर सकती है, यानी लाइट कितनी अंडर होगी उसको कंट्रोल करती है। प्यूपिल तो वही विजिबल पोर्शन होता है लेंस का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज इंक्रीज व्हेन आई मसल्स। आपको बताना है कि फोकल लेंथ जो है इंक्रीज कब होती है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई लेंस की जो फोकल लेंथ है बहुत बारीक है वो, ठीक है, तो उसकी फोकल लेंथ वो पैरेलल लाइट जो आएंगे उनको बहुत दूर जाकर मीट कराएगा, यानी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही पूछा, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीज व्हेन आई मसल्स। फोकल लेंथ कब इंक्रीज होगी भाई, जब ये रिलैक्स में होगा, ठीक है, जो सेलेरी मसल्स है वो रिलैक्स होंगी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब होंगी, जब ये इसको दबाएंगी और दबाने पर इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा और फोकल लेंथ पास में आ जाएगी। तो फोकल लेंथ कम होने पर ये ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, और जब फोकल लेंथ ज़्यादा हो तो जो सिलेरी मसल्स है वो रिलैक्स रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा है, आर रिलैक्स एंड लेंस बिकम थिनर। भाई देखो, लेंस थिनर होना चाहिए तभी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, थिकर होगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट हो गया है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला है, पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। भाई मायोपिया क्या होता है, जहां पर दूर का नहीं दिखाई देता। ये आई लेंस है और यहाँ पर कहीं पर कॉर्निया है, तो जो लाइट है वो पहले ही बेंड हो जाती है इनफाइनाइट पर। दूर का तो दिखाई नहीं देता है, पास का दिखाई देता है भाई, ठीक है। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है भाई, जिसमें पास का नहीं दिखाई देता, ठीक है, पास का दूर बन जाता है, यहाँ पर रेटिना यहाँ पे बनती है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में कहा है, पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। भाई ये मायोपिया का केस है और उसमें जो पास वाला ऑब्जेक्ट है वो आसानी से देख लेता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान है। कहा है, ड्रॉ री डायग्राम ईच शोइंग मायोपिक आई एंड हाइपरमेट्रोपिक आई। तो भाई मायोपिया का केस यही होता है जब आपकी जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती है, और दूसरा केस आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया केस में क्या होता है, जो इमेज है वो पीछे बनती है, ठीक है। करेक्शन के लिए यहाँ पर कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव, और यहाँ पर हम कौन सा, कॉन्वेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है, स्टूडेंट सिटिंग एट द बैक ऑफ क्लासरूम कैन नॉट रीड क्लियरली द लेटर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। एट व्हाट एडवाइस विल अ डॉक्टर गिव टू हर। ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द करेक्शन ऑफ हिज डिफेक्ट। भाई आपको बताना है, भाई अगर वो ब्लैक बोर्ड को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब उसकी दूर की नज़रें कमज़ोर है, यानी उसको मायोपिया है। और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, कॉनकेव लेंस लगाते हैं। कॉनकेव क्या करेगा, इसको डाइवर्ट्स कर देगा, इसको यहाँ पे डाइवर्ट्स कर देगा, इमेज यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है भाई। तो ये आपका करेक्टिव डायग्राम हो गया, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट, ये आपका रे डायग्राम हो गया, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मूव करते हैं। हाउ आर वी एबल टू सी नियर बाय एंड ऑल्सो द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। हम कैसे पास की और दूर की चीज़ों को देख पाते हैं भाई। जो हमारी आई लेंस है उसमें जो सिलेरी मसल्स है वो हमारी आई लेंथ की फोकल लेंथ को चेंज करते हैं, कभी फोकल लेंथ बढ़ा देती है, कभी फोकल लेंथ कम कर देती है। इसीलिए हमें चीज़ें कभी पास की भी दिखाई दे सकती है और दूर की भी दिखाई दे सकती है। क्या कहा है, अवर आई कैन फोकस ऑन इमेज फ्रॉम वेरी डिस्टेंस बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ जो है चेंज हो जाती है। एक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स हेल्प्स चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यही चीज़ मैंने आपको बताई है, और यहाँ पर हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चंस समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर आप चाहते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का और कोई क्वेश्चंस मुझे कराना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं अलग से वीडियो बनाकर जल्द से जल्द डाल दूंगा, ठीक है भाई।